दैट इन इट्स एंटायरिटी, उस औदार्य, उस सहिष्णुता का चिंतन हमारी रग रग के अंतर्गत बसा हुआ है। और यही कारण है कि वह देश जिसके अंतर्गत न जाने कितनी भाषाएं हैं, वह देश जिसके अंतर्गत न जाने कितनी बोलियां हैं, जिन बोलियों को लेकर के कहावत के तौर पर कहा जाता है कि यहाँ पर 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। जहां 4 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाए और 8 कोस के ऊपर में बानी बदल जाए, इतनी विविधताओं वाले देश के अंतर्गत भी एकता, एकात्मता, एक रूपकता, सजगता, भाईचारा, सहिष्णुता, औदार्य, यह सारा अगर प्रचलित और प्रचुरित मात्रा में उपलब्ध है तो इसका कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसका कारण वो औदार्य है, इसका कारण वो सहिष्णुता है। और इसके तीसरे महत्वपूर्ण कारण की ओर जो मैं इशारा करना चाहता हूं वो ये कि दुनिया के अंतर्गत हम पर हमले हुए, इतिहास गवाह है, दुनिया का कोई इतिहास का पन्ना इस बात की न कभी गवाही दे पाया, न कभी कोई सबूत दे पाएगा कि कभी भारत देश ने, भारतवर्ष के लोगों ने कभी किसी पर हमला किया। हम कभी हमलावर नहीं रहे। हमने देश को, दुनिया को ज्ञान दिया है, हमने देश और दुनिया को विज्ञान दिया है, हमने देश और दुनिया को औदार्य दिया है, हमने कमर्शियल ग्लोबलाइजेशन नहीं दिया, हमने भावनात्मक ग्लोबलाइजेशन दिया, जिसके तहत स्वयं हमारे तमाम वस्तुस्थितियों के अंतर्गत निरूपित हुआ कि हम इस सारे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, ये हमारी समग्र चिंतन का एक व्यापक विधान है और हमारी सोच का एक व्यापक हिस्सा है। भावनात्मकता के साथ जीना, एकजुटता के साथ जीना, एक रूपकता के साथ जीना, एकात्मता के साथ जीना, विविधता के साथ भी अपनी एकता और एकात्मता के अलग को बनाए रखना, ये हमारा वैशिष्ट है। और इन वैशिष्टों के कारण मित्रों, ये समाज, ये संस्कृति, ये विरासत टिकी थी, टिकी है और टिकी रहेगी। ये हमारी विशेषताएं, these are the special features which are attributable to all of us jointly and severally in the name of individuality, identity and collectivity. This is our heritage. These are our traditions. These are our glorious manifestations to which we have been subscribing to. And this is the mantle of responsibility which has been put on all our shoulders for the purpose of carrying further. Having said so, ladies and gentlemen, this does not mean that we do not have inadequacies. This does not mean that we have fallibilities. This also does not mean that we do not have shortcomings. We have. And therefore, such webinars, when we are wanting to be taking up the onus of rights and responsibilities in one coin, we need to understand the demarcation, differentiation, and unification of the same. Perhaps ज्ञान सुधा जी सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं और इसलिए इन सारी वस्तुस्थितियों पर अधिकार वाणी से कह पाना उनका अधिकार है। पर संविधान की पुस्तिका का एक अदना सा विद्यार्थी होने के नाते हम सोचें कि हमने चैप्टर 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का विधान प्रतिपादित किया, लेकिन हम केवल राइट्स के विधान को लेकर रुक नहीं गए, हमने चार्टर ऑफ ड्यूटीज को भी संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया है। और इसलिए राइट्स और ड्यूटीज ये एक ही कॉइन के दो पक्ष हैं। ये इस देश की वैधानिक और संवैधानिक मान्यता है, ऐसी धारणा रखने वाला मैं एक नागरिक हूं। मुझे उस कोर्ट को निश्चित तौर के ऊपर में प्रतिपादित करने के अंतर्गत अत्यंत आनंद होता है, जहां पर कहा गया कि राइट इज व्हाट, हमारा अधिकार क्या है। राइट इज डिफाइंड एज अ ड्यूटी विच इज वेल परफॉर्म्ड इटसेल्फ इज अ राइट। जिस जिम्मेदारी को हमने एतबार के साथ, जिस जिम्मेदारी को हमने जिम्मेदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी को हमने एहतराम के साथ और जिस जिम्मेदारी को हमने निरपेक्ष भाव के साथ में निभा दिया, वही हमारा अधिकार है। और इसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये एक दूसरे के साथ चलती है। मैं पुनः आपको लेकर के चलता हूं प्लेटो की उस संकल्पना जहां पर उसने स्टेट की संकल्पना करते हुए सोसाइटी के 4 प्रारूपों का वर्णन किया है। बार्बरिक सोसाइटी, civilized society, cultured society, and an egalitarian society. What are the demarcating difference between these 4? और अगर हम मानवीय सभ्यता के इतिहास को उठा करके देखें तो कदाचित ये सभ्यता का सारा डेवलपमेंटल प्रवाह इस बात को प्रतिपादित करता है कि जब हम आदि मानव स्टोन एज से शुरू हुए और आज सभ्य और सुसंस्कृत समाज के केवल निर्माण करता नहीं है, उसके कहीं न कहीं
हम और आप संवाहक हैं, ये इस बात को प्रतिपादित करता है कि हमारे इस कल्चरल सिविलाइजेशन के जो तमाम पड़ाव हैं उनके पीछे की भूमिका क्या है। उनके पीछे की भूमिका का अगर एकमात्र केंद्र बिंदु में प्रतिपादित करूं जो मैं समझ पाया, मेरी अल्प बुद्धि जो समझ पाई, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि बार्बरिक समाज का चिंतन था माइट इज राइट, और सिविलाइज समाज का चिंतन है राइट इज माइट। ये बुनियादी एक अंतर है। दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक बार्बरिक सोसाइटी के अंतर्गत ताकत ये अधिकारों को निर्धारित करती है, लेकिन एक सभ्य समाज के अंतर्गत, एक सुसंस्कृत समाज के अंतर्गत, एक सिविलाइज सोसाइटी के अंतर्गत ताकत निर्धारित नहीं करती कि आपके अधिकार क्या होंगे। आपके प्रदत्त अधिकार हैं और आपके प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण, संगोपन, इसके लिए पूरी एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत आपके अधिकार सुरक्षित हैं। परंतु केवल अधिकारों के साथ देश निर्मित के काम नहीं हुआ करते। कर्तव्य तो निभाए जाते हैं, कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, और कर्तव्यों को निभाने के साथ ही अधिकार जो प्रदत्त हैं उसी के अंतर्गत वे रूपांतरित और मुखरित होते हुए चले जाते हैं। दिस इज द रियलिटी। और इसलिए आप सोचें कि जिसे हम प्रारंभिक समाज कहते हैं, उस प्रारंभिक समाज की नियमावली अलग थी, और जिसे आज हम सुसंस्कृत, और मैं तो एक कदम आगे जाकर के कहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम केवल एक सभ्य और सुसंस्कृत विरासतदार समाज नहीं है, हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली कल्चर्ड सोसाइटी की धारणा के साथ हमें चलना होगा। संवैधानिक तौर के ऊपर में हमारी और आपकी जिम्मेदारियों के निर्वहन हमसे अभिप्रेत हैं और आवश्यक है। हमारे राइट्स का संगोपन, हमारे राइट्स का रक्षण, संविधान में पूरी एक व्यवस्था को निर्माण करके उसके पूर्ण सारे राइट्स की रक्षा, फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, इनको लेकर के सारी एक व्यवस्था, जुडिशरी की व्यवस्था, प्रोटेक्टिव व्यवस्था, इंसुलेशन की व्यवस्था, ऑर्गन्स ऑफ वेरियस गवर्नेंस, ये सारे संविधान के अंतर्गत निहित हैं, जिन पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्र जिम्मेदारियों के निर्वहन से निर्मित होता है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। उसकी जिम्मेदारियां कौन सी है? उसकी जिम्मेदारियां केवल उसके लिए संविधान का गारंटीड लिबर्टी ये नाकाफी है, फ्रेटर्निटी ये नाकाफी है, इक्वालिटी ये नाकाफी है, वो केवल मेरे लिए नहीं है। वो तो मेरा अधिकार है, वह संगोपित है, सुरक्षित है, परंतु मेरी विचारधारा के अंतर्गत जो मुझे प्राप्त है वह किसी और को भी प्राप्त हो, और उसकी उस प्राप्यता के अंतर्गत मैं किसी काम का हूं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेडिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते और मेडिकल साइंस के तमाम अध्ययन और अध्यापन के अंतर्गत विगत 4 दशकों से सम्मिलित होने के नाते हम तो पढ़ाते रहे हैं कि दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं बांट सकता। Nobody can share anybody's pain. Biological pain of the self is a matter which is required to be perceived and which is required to be sustained by self. मित्रों, बायोलॉजिकल साइंस का ये सच नहीं है। जिम्मेदारियां भावनात्मकता के साथ चलती हैं। हम तो ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको कांटा चुभा तो रिसेप्टर आपका होगा, इफेक्टर आपका होगा, एफरेंट नर्व आपकी होगी, इफरेंट नर्व आपकी होगी, रिले आपका होगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपका होगा, हाइपोथैलेमस आपका होगा, पेन का इंटरप्रिटेशन आपका होगा। यह केवल एक ब्लाइंड साइंस की लॉजिकलिटी की भाषा है, परंतु इसके विपरीत एक भाषा है जहां पर साहिर लुधियानवी उस भावनात्मकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, और वह वर्णन अत्यंत मार्मिक है। कोर्ट में निवेदित करना चाहता हूं, मैं उस भाषा की ओर इंगित कर रहा हूं कर्तव्य निर्वहन के चिंतन के लिए। मेरी खातिर जो आए हैं तुम्हारी आंख में आंसू, बन जाएं शाम मोहब्बत के सितारे आंसू, कौन भला देख सकता है ये प्यारे आंसू, मेरी आंखों में ही आ जाएं तुम्हारे आंसू। अनकोट। आंसुओं की वो वृत्ति जहां पर केवल सहानुभूति का स्वर न हो, जहां पर समानुभूति का स्वर हो। इट इज नॉट सिंपैथी, it is empathy. It is not a sympathetic society. It is a society which has got total empathy incorporated in it. That society is accommodative.
हम में एम्पैथी थी, एम्पैथी हमारी विरासत है, इसलिए हम औदार्य के साथ जिए, इसलिए हम सहिष्णु बन सके। और इसलिए आज अगर समाज में कहीं किसी प्रकार की असहिष्णुता दिखती है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी उस एम्पैथी को, समानुभूति के भाव को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, इसलिए उसका स्मरण करना अनिवार्य है। नेशन बिल्डिंग के अंतर्गत रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन का सबसे पहला तकाजा जो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के गृह मंत्री के नाते एक वाक्य उद्धृत किया था अपने पहले पार्लियामेंट्री स्पीच के अंतर्गत, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। इस देश के अंतर्गत आजादी की इस अस्मिता को बरकरार रखने के लिए हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये होने के पहले हमें भारत का सजग भारतीय बनना होगा। इंडिया नीड्स एन इंडियन फर्स्ट एंड ऑल लेटर। ये हमारी, हमको हिंदू बनना आ गया, हमको मुसलमान बनना आ गया, हमको सिख बनना आ गया, हम अच्छे ईसाई बन गए। पर चिंतन का प्रश्न यह है कि हम क्या सचमुच में सजग, प्रामाणिक, अच्छे, जीवंत, चेतनामय, गरिमामय, महिमामय भारतीय हैं? ये महत्व का प्रश्न है। मुझे भारतीय बनना सीखना होगा। आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। इसके बाद आप जिस रंग में चाहे आप मुझे रंग में लगते। नागपुर के एक बहुत मशहूर शायर थे, विनय भाई जानते होंगे, मंशा उर रहमान, मंशा वो नहीं रहे, परंतु उन्होंने एक बात की थी, इसलिए उनकी आत्मा की को सलाम और अदब कहने के लिए उन्हीं का एक शेर मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। कदाचित इसी चिंतन को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अपनी सरहद का हर इंसान निगहबान बने, मौका आ जाए तो अवाम का तूफान बने, इसके बाद चाहे वो हिंदू मुसलमान बने, पर इंसान को लाजमी है कि पहले वो इंसान। इंसानियत का तकाजा जिस तरीके से उसे पहले इंसान बनने पर मजबूर करता है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्दों के अंतर्गत कहना चाहता हूं कि हर इस देश के नागरिक को इंडियन बनना होगा, और इंडियन ही बनना देश की निर्मिति का कारण है। इंडियन बनना ही देश के प्रति वफादारी का चिंतन है। इंडियन बनना ही देश के साथ आइडेंटिफाई होना है, और इंडियन बनना ही इंडिया को युगलाइज करना है। इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, ये इस देश की सजग नागरिकता की जिम्मेदारी है। दीवारें और अलगाव के माध्यम से देश छटता है, देश बढ़ता है। देश के एकीकृत स्वरूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें इंडियन होने का बाना पहनना पड़ेगा, इंडियन बनना पड़ेगा। हम इंडियन हैं, और गर्व के साथ अगर इस देश के अंतर्गत किसी को किसी एक बात कर गर्व करने का अधिकार होना चाहिए, और वो है, और केवल अधिकार नहीं, मैं तो कहता हूं उसकी अधिकार के साथ जिम्मेदारी है कि वो कुछ और बने, ये बाद में बने, पर इंडियन सबसे पहले बने, ये उसकी जिम्मेदारी है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द नेशन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग इज इनकार्नेटेड। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, शैक्षणिक क्षेत्रों के अंतर्गत एक अदना सा कार्यकर्ता होने के नारक कारण मुझे मदर टेरेसा का वो वाक्य मेरे मन के ऊपर, मेरे हृदय के ऊपर में अंकित है। अ हैंड that is extended in help is far more superior to two which are folded in prayer। वो एक हाथ जो किसी की मदद के लिए आगे है, वो 2 हाथ जो किसी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उससे बहुत बेहतर है। क्या इशारा है। इस देश के अंतर्गत आज भी न जाने कितनी ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है, जिन्हें मदद की जरूरत है, जिनके पास कहीं ना कहीं हमें और आपको पहुंचने की आवश्यकता है भावनात्मकता के साथ, जिसे आप सामाजिक न्याय कहते हैं। उस सामाजिक न्याय का चिंतन केवल कोर्ट और कचहरियों के अंतर्गत निर्धारित नहीं होता, वो एक सजग नागरिकता के माध्यम से निर्धारित होता है। कोर्ट और कचहरी तो केवल कायदे का इंटरप्रिटेशन करते हैं। समाज के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था जिसकी गारंटी भारतीय संविधान अपने प्रीएम्बल के अंतर्गत देता है, उस सामाजिक न्याय, उस आर्थिक न्याय, उस पॉलिटिकल न्याय, इन सारी विधाओं का एक चित्रण आज हमारी आंखों के सामने है। जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को लेकर के हमने इस देश के अंतर्गत वेलफेयर स्टेट के चिंतन को प्रतिपादित करने की बात की थी, उसे लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री विल नॉट बी ओनली अ पॉलिटिकल सिस्टम,
इट हैज टू बी अ वे ऑफ लाइफ। तो लोगों के जीवन का एक तरीका होगा। हम विचार करें, क्या सचमुच में आज भी हमने उस विचार और उस तरीके को अपने दैनंदिन जीवन में शामिल किया है? या डेमोक्रेसी को हमने हिपोक्रेसी और मोबाक्रेसी के अंतर्गत रूपांतरित होने से बचाया है? ये सारे यक्ष प्रश्न हैं जो इस देश की नागरिकता को कहीं ना कहीं प्रामाणिकता के साथ विचार करके इस प्रवाह को कहीं ना कहीं एक नए सिरे के साथ में जोड़ना होगा। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी का आधार प्रतिपादित करते हैं, और मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज भी इस हिंदुस्तान के अंतर्गत हमने और आपने मानसिकता और मन से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को सचमुच में जिस आदर की वो पात्र हैं उनको देने का क्या मन और उनको वह प्रतिपादित करने की स्थितियों का निर्माण किया है। आप सोचें, दुनिया का वो स्टैटिस्टिक जहां पर फीमेल फिटिसाइड की बात होती है, तो दुनिया के टोटल फीमेल फिटिसाइड के अंतर्गत सबसे अधिक फीमेल फिटिसाइड अगर कहीं होते हैं तो मेरे और आपके भारत के अंतर्गत होते हैं। अरे वो देश जिनके ऋचाओं के अंतर्गत यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन की तत्र देवता, इसका प्रतिपादन हो, उस देश को चिंता करनी पड़े कि गर्भ के अंतर्गत पलने वाली बच्ची कब ये फिटिसाइड के आलम के अंतर्गत तबाह हो जाएगी, इस बात का चिंतन तक अगर न मिलता हो, इस बात की गारंटी न मिलती हो, मित्रों, सचमुच में एक यक्ष प्रश्न हमारी आंखों के सामने खड़ा है। इस देश के अंतर्गत पेट्रियोटिज्म का चिंतन, जिस चिंतन को लेकर सचमुच न जाने कितने हमारे पास में ऐसे रोल मॉडल्स हैं, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। ये देश है तो मैं हूं, और अगर देश नहीं है तो मेरे होने और न होने का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। निश्चित तौर के ऊपर मुझे याद आता है वो आलम, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के बीच चलने वाला वो वार्तालाप, जिसके अंतर्गत झीलर ने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत उस वार्तालाप को लिखा। फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने वाले अशफाक उल्लाह कहीं ना कहीं पीड़ित होकर के राम प्रसाद बिस्मिल से कहते हैं कि राम प्रसाद, तुम कितने कितने सचमुच में कितने तकदीर वाले हो कि तुम्हारा जन्म तुमको पुनर्जन्म की इजाजत देता है, और उस पुनर्जन्म के कारण आज फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के बाद पुनर्जन्म के नाम पर पैदा होकर तुम फिर से मां भारती के लिए कुर्बान होने का मौका पाओगे। लेकिन यह अशफाक उल्लाह कितना बदनसीब है कि इसका धर्म इसे पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता, जिसके कारण कदाचित उसका दूसरा जन्म नहीं होगा और वो मां भारती के लिए फांसी के फंदे पर नहीं झूल पाएगा। मित्रों, दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द ethos, दैट इज द ट्रेडिशन, दैट इज द legacy to which we have inherited onto. In the context of this legacy, self-centeredness. In the context of this legacy, absolutely an interest and patronization of petty considerations, which are differential, demarcating, non-conducive to the ethos and development of the society and inter alia, also disturbing, prejudicing and distorting the core ethos of the integration of this country. Can that be said to be a responsive citizenship is $1 million question. And therefore, ladies and gentlemen, ultimately the need is that we need to decipher for ourselves. और कई बार मुझे तो इन सारी चीजों को लेकर के अनेक पीड़ाएं होती हैं, हम समझते हैं, परंतु फिर चिंतनों के अंतर्गत किया जाता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। Conformity to the group, what else, I as a loner, what can I do? मुझे याद आता है पुनः में उपनिषद की, अरण्य उपनिषद की उस कथानक को मैंने पढ़ा और मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मेरे अकेले के करने से क्या होता है। मैं अकेला करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, क्या इससे मान्यताएं और समाज बदल जाएंगे। अरण्य उपनिषद के अंतर्गत बहुत एक छोटी सी कहानी, एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें आग लगी, आग अत्यंत भयानक है, जंगल जल रहा है। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए कि जंगल की आग बुझाई जा सके। इतने में जो लोग तय करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखा एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती है और उस आग के ऊपर में बुझाने के प्रयास में अपनी छोटी सी चोंच से कुछ बूंद पानी उस आग पर डालने का प्रयास कर रही है। लोग ये देख करके चिड़िया को बुलाते हैं और चिड़िया से पूछते हैं कि चिड़िया, जानती हो ये आग कितनी बड़ी है? बोले जानती हूँ, बहुत व्यापक है। ये जानती हो कि इसको कैसे बुझाया जाएगा? मुझे नहीं मालूम। मैं तो, तुमने ये देखा कि तुम कितनी छोटी हो? मैं बहुत छोटी हूँ। तुम्हारी चोंच कितनी छोटी है? छोटी चिड़िया की चोंच अत्यंत छोटी है। तुम्हारी इस छोटी सी चोंच में कितना पानी आता होगा? कुछ बूंदे पानी आता है। क्या इतने कम पानी से इस आग बुझ जाएगी? नहीं बुझ पाएगी। फिर तुम ये क्यों कर रही हो? उस कथानक का जो मार्मिक उत्तर है भाई और बहनों,
दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम वांटिंग टू ड्रॉ होम। उस उत्तर के अंतर्गत, अरण्योपनिषद की कथा के अंतर्गत वो चिड़िया कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरे इस अल्प प्रयास से इतनी बड़ी अग्नि का कहीं कोई निराकरण संभव नहीं है, परंतु मैं ये भी जानती हूं कि कल जब इस बात का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये मेरे प्रयास का कारण है। मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मेरे अकेले के करने से क्या बदलेगा? अरे बिंदु का पवित्र, हम तो उस विरासत के धरोहर के मानकरी हैं जहां पर कहा जाता है कि सिंधु का पवित्र इस बात पर निर्धारित नहीं होता कि वो अपने आप में कितना पवित्र है। सिंधु का पवित्र तो इस बात पर निर्धारित है कि उसे निर्माण करने वाली बिंदुओं ने अपने पवित्र को बरकरार रखा है और अपने समर्पण के साथ सिंधु का निर्माण किया है, इसलिए सिंधु का पवित्र बरकरार है। हम तो समष्टि में व्यष्टि और व्यष्टि में समष्टि के चिंतन को प्रतिपादित करने के उस उदात्त अद्वैत चिंतन को स्वीकार करने की मानसिकता आदि शंकराचार्य के युग से लेकर के चलने वाले संवाद। इसलिए क्या होगा, यह प्रश्न उतना औचित्यपूर्ण नहीं है भाई और बहनों। रादर द आंसर इज यस, a journey of 1,000 miles is expected to be beginning with an humble step, and that humble step is required to be taken by responsive and responsible citizenship, so that without bothering whether it will be in a position to make the difference or not, that difference has to be worked out in terms of that small effort which has to be undertaken, like that small little chidiya bird which has been depicted in अरण्योपनिषद। मुझे पुनः याद आती हैं शायर की वो चार पंक्तियां जो इस बात को इंगित करती हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोफेस एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एडवोकेट, दैट गेट्स डिपिक्टेड इन सो मेनी इन अ सम्पचुअस मैनर। शायर कहता है कि मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, मैं अपनी क्षमताएं जानता हूं, मैं अपनी लियाकत जानता हूं, काबिलियत जानता हूं, कैफियत जानता हूं, परंतु फिर भी मैं प्रयासरत हूं, प्रयत्नशील हूं, इसलिए क्योंकि मेरा अंदाज और मेरा विश्वास ये है कि माना के इस जहान को रोशन न कर सके, कुछ खार कम किए हैं गुजरे जिधर से हमने जमाने को आलोकित कर दिया, ये हमारी मानसिकता नहीं, हम कर पाएंगे ये हमारा चिंतन नहीं, पर जिस रास्ते से गुजरना चाहेंगे अगर वो कंटक पूर्ण है तो उस रास्ते के कुछ खार कम करके आने वालों का मार्ग निष्कंटक करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एंड दैट इज नेशन बिल्डिंग। सोशल सर्विस ये दिखावा नहीं है, सामाजिकता का चिंतन ये केवल एक आडंबर नहीं है, वो मन की अनुभूति है, वो मन का चिंतन है, वो जीवन जीने का सलीका है, वो औदार्य का प्रतिरूप है, और वो एक समायोजन के भाव के अंतर्गत व्यक्त होता रहना वो हमारे सांस्कृतिक परिवेश का एक जीवंत चिंतन और हिस्सा है। हम उसके उत्तराधिकारी हैं। That has to be carried forward. And therefore, ladies and gentlemen, my basic connotation which I am wanting to be submitting to this learned gathering is the real nation making and nation building is feasible, possible, tenable only when every individual citizen is determined to be contributing his duty dispensation for the purposes of actualization of his rights. कर्तव्यों का निर्वहन ये जब जिंदगी का जीवन दस्तक देने लगता है तब राष्ट्र इन्हीं दस्तकों के कारण अपने आप का एक दस्तखत तैयार कर लेता है, और यही दस्तखत एक दस्तावेज में रूपांतरित हो जाता है जिसका नाम माँ भारती है, माँ भारती है, माँ भारती है। आइए उसके चिंतन में, उसकी सेवा में, उसके उन्नयन में, उसके उत्थान में एक जीवंत नागरिकता की भांति हम और आप मिलकर अपनी अपनी भूमिकाओं के निर्वहन का निश्चित तौर के ऊपर में योगदान अर्पित करें। यही इस व्यापक यज्ञ का एक रूपित चिंतन के रूप में प्रतिपादित होने वाला स्वर है। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र चिंतन यह अपने आप में जीवंत एक यज्ञ है, और यज्ञ के अंतर्गत पुरोहित कौन है यह महत्व का नहीं होता। यज्ञ के अंतर्गत यज्ञाग्नि कहां से आई यह महत्व की नहीं होती। यज्ञ के अंतर्गत मंत्रों का उच्चार किसने किया यह महत्व का नहीं है, और मंत्रों के उच्चार के अंतर्गत यज्ञ देवता कब प्रकट हुए यह भी महत्व का नहीं है। चरु कैसा था यह भी महत्व का नहीं है। प्रसाद वितरण कैसा हुआ यह भी महत्व का नहीं है। पर यज्ञ के लिए जो सबसे जरूरी है वो यज्ञ की संविधा कहां से आई ये महत्व का है। देश की नागरिकता राष्ट्रीय यज्ञ की संविधा है, और यह संविधा ही उस राष्ट्र के उन्नयन का प्रारूप है। यह संविधा जब तक अपनी मानसिकता के साथ बरकरार रहेगी, देश रहेगा, उन्नत रहेगा, उसका भाल उन्नत रहेगा, गौरव रहेगा, गरिमा रहेगी और गौरव गान रहेगा। आइए हम और आप उस गौरव गान के व्यापक सिंधु की निर्मिति का एक
एक छोटा सा बिंदु के निर्वहन की जिम्मेदारी का एहतराम तय करने के लिए प्रतिबद्धित हों, इतना ही आपसे निवेदन करते हुए आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए आपने अवसर दिया, इसलिए भावभीनी आपको आदरांजलि व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बहुत कम शब्दों में कही। अब हम थोड़ा सा परिचय अपने अधिवक्ता अभियान का, विचार क्रांति अधिवक्ता अभियान का आपको दिया डॉक्टर विनय हजारे जी ने, लेकिन थोड़ा सा मैं भी समझता हूं कि हमारे आज की जो वक्ताएं हैं आदरणीय जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, उनका परिचय अभी प्रियंका जी पढ़ेंगे। उससे पहले संक्षिप्त में मैं आपको विचार क्रांति अधिवक्ता अभियान एडवोकेट्स कैंपेन फॉर थॉट रिवॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार जो बड़े बड़े कार्यक्रम देश विदेश में सृजनात्मक रचनात्मक कर रहे हैं, और वहां पर इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और वहीं पर अधिवक्ताओं की गोष्ठियां और भी डॉक्टर्स की गोष्ठियां हुई, और उसी में ये बात आई कि हम लोगों की भी योगदान की जरूरत है कि विचार क्रांति अभियान और राष्ट्र की सेवा का अभियान अगर साथ साथ हो तो इसमें अधिवक्ताओं की और न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। और इसी क्रम में आदरणीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी का हमें पूरा सहयोग मिला, और वो जिस समय सुप्रीम कोर्ट में जज थी, आपने हमें सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया, और सतत तभी से आप हमारे अपना मार्गदर्शन देते रहे हैं। तो हम मैडम आपको पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें उत्साह से भर देते हैं जब भी हम कोई कार्यक्रम के लिए जाते हैं, और अच्छे से आप गाइड करते हैं। तो आपको आमंत्रित करने से पहले आपका संक्षिप्त परिचय मैं प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ें। जी, सभी को मेरा प्रणाम। माननीय न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जी माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। आपने 30 अप्रैल सन 2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है। आपने अपने कार्यकाल में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं न्याय व्यवस्था की प्रगति करते हुए अति महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जिसमें बीसीसीआई मामला, इच्छा मृत्यु मामला, दिल्ली उपहार सिनेमा आगजनी मामला प्रमुख है। निर्भया केस पर आपने त्वरित प्रतिक्रिया दी एवं अपराध विधि एवं प्रक्रिया में संशोधन का सुझाव दिया। इससे पूर्व आपने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया। आपकी न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति माननीय पटना उच्च न्यायालय में हुई थी, किंतु तत्कालीन स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आपको माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान स्थानांतरित किया गया, जहां आपने अपने कार्यकाल में नारी जागृति हेतु भी प्रयास किया। आप जब उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी तब भी आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों से जन सेवा, लोक सेवा, राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों में समय दिया करती थी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी ने उत्साह और उमंग का संचार किया। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। भले ही आप न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं, किंतु आज भी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय उपक्रमों के विवादों के निपटारे में बतौर आर्बिट्रेटर कार्यरत हैं। फिर भी आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें अनवरत एवं सतत मिलता रहता है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपने भोजन के पैकेट स्वयं तैयार कराए एवं लोक सेवी संस्थानों के माध्यम से जरूरतमंद वितरित कराए। आपका सरल सहज स्वभाव एवं जन सेवा प्रेम अनुकरणीय है। लोक सेवा, जन सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के कार्यों के लिए आप सदैव उत्साह के साथ तत्पर रहती हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपना उद्बोधन शुरू करें। माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा मैडम जी। एक बात और मैं आपके लिए कहूंगा कि आपको देख करके मुझे कवि की बात याद आती है, जिन्होंने कहा है, धन वैभव का दंभ भले लगता सुखकर है, पर जन सेवा राजभोग से भी बढ़कर।
सारे समस्त गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित आज के इस आयोजन में सम्मिलित सभी गणमान्य सम्मानित अतिथिगण, सर्वप्रथम प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी, जिनका वक्तव्य उद्बोधन ओजस्विता, भावना और प्रेरणा से जिसे कहते हैं पैक्ट विथ इमोशन, पैक्ट विथ नॉलेज, पैक्ट विथ द कंटेंट्स, जिनका वक्तव्य सुनने के बाद मुझे संकोच हो रहा है कि एक जो एजुकेशनिस्ट और डॉक्टर की बातचीत होती है और एक न्याय जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति, शायद उनमें बड़ा फर्क महसूस हुआ मुझे, क्योंकि इन्होंने इतनी भावना भरी अपनी बातचीत में कि अगर कर्तव्य के प्रति किसी का भान ना हो तो शायद इनकी बातें सुन के ही वह उत्साहित हो जाएगा कि मैं भी कुछ करूं। सर्वप्रथम मुझे उन्हें मेरा सादर प्रणाम उनको। प्रणव पांड्या जी जो आज के आयोजन में सम्मिलित होने वाले थे, हो सकता है कि वो अगर वीडियो के माध्यम से सम्मिलित हों तो इन्हें भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस आयोजन में सम्मिलित सभी अतिथिगण जिन्हें पूरे परिचय के अभाव में मैं नाम से उन्हें संबोधित नहीं कर पा रही हूँ, और आज के इस कार्यक्रम में के सूत्रधार कर्णधार एडवोकेट श्री जितेंद्र सिंह जी और इनके सहयोगी प्रियंका जी, जिन्होंने मेरा परिचय देकर मुझे संकोच में डाल दिया कि जब अपने विषय में कुछ सुनो तो अक्सर ये मन में आभास होता है, क्या मैं इन सबको डिजर्व करती हूँ क्या? क्योंकि मैंने जिस रूप में जीवन जिया और अपने कार्य क्षेत्र में रही, अक्सर मुझे लगा कि बस हमें तो कुछ करना नहीं है, बस जो आपको दायित्व दिया गया है उसमें क्वालिटी लाइए और करते चले जाइए। तो आज की बातचीत में जो विषय का चुनाव जितेंद्र जी ने किया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिटीजन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, ये बहुत ही उपयुक्त विषय का चुनाव मंथन के लिए किया गया है। इन्हें मैं बहुत सारी अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे विषय का चुनाव किया है, क्योंकि अक्सर हम लोग और स्पेशली जो अधिवक्तागण हैं और जो आम तौर पे जो जनता होती है, वो अपने राइट्स के प्रति बहुत कॉन्शियस होती है। वो अपने ड्यूटी से ज्यादा, और जब हम लोगों ने सब पूछे तो जब पढ़ाई शुरू की थी तो सोशल स्टडीज के क्लास में शायद कभी एक लेख लिखने को मिलता था, अधिकार और कर्तव्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। लेकिन उस सोशल स्टडीज के क्लास में इस विषय को सुनने के बाद शायद कभी भी ड्यूटीज के प्रति हमारे मन में कभी कोई आभास या उस तरह की प्रेरणा नहीं आई। और स्पेशली जो लिटिगेशन से जुड़े होते हैं, जो न्याय जगत से जुड़े होते हैं, जो यानी कि जो अधिवक्ता और जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, अक्सर राइट्स की बात होती है, राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही जो आम जनता और आम सिटीजन्स है वो कोर्ट्स में आती है।
कि हमारा ये अधिकार है और हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। इसी के तहत इतने सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी होते हैं। और मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, शायद मुझे इनकी डॉक्टर साहब, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी की बात सुनने के बाद मुझे एक आभास हो रहा है कि जब हम लोग ऑनर्स क्लास में पढ़ा करते थे तो 5-6 विषय होते थे, उनको डिवाइड करके। तो एक पॉलिटिकल थॉट हुआ करता था, एक हिस्ट्री, एक उसकी हिस्ट्री होती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था और एक इंटरनेशनल लॉ का विषय होता था। तो आज मुझे लग रहा है कि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी ने इतना ओजस्वी वक्तव्य और इतनी भावनापूर्ण बात दी कि मुझे लगता है कि उन्होंने तो जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, अरबिंदो और प्लेटो और एरिस्टोटल, उस विषय को उन्होंने बड़े सारगर्भित तरीके से हम लोगों को बताया। और मैं जो आ गई हूँ वो एक न्याय प्रणाली से जुड़ी हुई, जिनको कि हमेशा टू द पॉइंट और बिल्कुल ही स्थूल तरीके से उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो जब ये विषय मुझे बताया गया कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन टुवर्ड्स द नेशन है, तो एक बार तो लगा कि भाई ड्यूटी तो अक्सर सरकार की मानी जाती है, जो गवर्नेंस में रहते हैं उनकी मानी जाती है। तो मैं क्या कहूंगी ड्यूटी के बारे में। और मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोग ऐसे, हालांकि डॉक्टर साहब तो खुद भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इनको तो और भी ज्यादा, अगर बोन की बात है तो स्पेशलाइजेशन बोन की होगी, और ब्रेन की बात है तो ब्रेन की होगी। तो लेकिन इन्होंने सारे समाहित कर दिया, जिसमें फिलॉसफी भी आया, लोगों की भावना भी हुई और उत्साहित भी किया, और ऊर्जा से इनके वक्तव्य ने हम लोगों को भर दिया है। अब मैं बिल्कुल दो टूक, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोग तो स्थूल विषयों में डील करते हैं, तो मैं बिल्कुल सीधे विषय और पॉइंट पे आना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तत्वावधान में और सारे मेंबर्स ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जहां की हम लोग सब अपने अधिकार के प्रति तो बहुत सजग हो गए हैं, धीरे धीरे बहुत सजग होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी था लोगों को अधिकार के विषय में भी ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब काफी कुछ, अब इतना अब उस लोग इतने अवेयर तो निश्चित रूप से हो गए हैं कि उनको अधिकार का आभास है और भान है। लेकिन अक्सर लगता है कि ड्यूटीज, जो हमारा कर्तव्य है, उसके प्रति हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचते हैं। और मेरे ख्याल में शायद ये हर एक के मन में बात रही होगी, तभी फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद उसमें आर्टिकल 51 कैपिटल ए जोड़ करके फंडामेंटल ड्यूटीज की बात लाई गई। और आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज की, उसकी बहुत ज्यादा उसमें 11 उसमें प्रावधान है, जिसमें अधिकतर वो भी भाववाचक संज्ञा से ही जुड़ा हुआ है मेरी समझ से, कि जब लोग अपने देश के प्रति आदर रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में वैमनस्य हो। और कई सारे उसमें, अगर मैं जैसे विद्यार्थी की तरह से अगर कहूँ तो और मैं एक बार उनको पढ़ना चाहूंगी कि एक इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में नंबर 1 है, दे रिमाइंड इंडियन सिटीजन्स ऑफ द ड्यूटी towards their society, fellow citizens and the nation. Number 2, they warn citizens against anti-national and anti-social activities. Number 3, they inspire citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. Number 4,
they help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. They are but they are not enforceable by law. वो justiciable नहीं है। और 4-5 और भी हैं जिसमें राइट टू एजुकेशन जैसे बच्चे को देते हैं। तो हम ये एक स्थूल रूप में इसकी व्याख्या करें तो एक कर्तव्य के प्रति आभास दिलाया गया है। अब सवाल उठता है जो यक्ष प्रश्न जिसको हम कहेंगे कि सबसे सवाल उठता है कि जब आप राइट्स की बात करते हैं तब तो उसके एनफोर्स करने के लिए उसके तब आप कोर्ट्स में चले जाते हैं जिसके लिए कई सारे रिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। लेकिन ड्यूटीज जो है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है कि ड्यूटीज तो है लेकिन उसको एनफोर्स कराने के लिए आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो सबसे जो कठिन और डिफिकल्ट स्टेज आता है वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। और मैं समझती हूँ कि शायद इसी के क्योंकि ड्यूटीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपकी ये ड्यूटी है कि आप किसी तरह आप इक्वालिटी को फॉलो करें, किसी तरह का कोई ऐसा कार्यकलाप न करें जैसे समाज में जिस तरह से विसंगति और उस तरह की भावना पनपे जो लोगों को एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम का भाव कम करे। तो ये एक जैसे हमने कहा कि पॉलिटिकल थॉट तक तो ये सही है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसेप्ट्स में आते हैं कि उनको कैसे हम उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तो एक बहुत ही टेढ़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आपकी ड्यूटीज है। और यही एक भाववाचक स्टेज आता है जिसमें भावना से और हमें सोचना पड़ता है। और शायद इसी की वजह से इसकी रेलेवेंस भी है जो आज हम इसको डिस्कस करने बैठे हैं। तो मैं तो अपने अधिवक्ता भाइयों से और सभी से जो सारे प्रबुद्ध श्रोता और प्रबुद्ध जो हमारे अतिथिगण हैं वो उनको ये बिल्कुल स्थूल रूप से ये सोचने की जरूरत है कि इस जो हमारी ड्यूटीज है वो ड्यूटी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। और मैं कभी-कभी जैसे महिलाओं से जुड़ी हुई जो कई सारे सेशंस होते हैं तो उसमें ये भी हमने कई बार सुना कि जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे अक्सर चूंकि मैं न्याय जगत से और अधिवक्ताओं के समुदाय से आती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एक मटेरियल सॉल्यूशन के ऊपर मेरा फोकस बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो बहुत ही विद्वान वक्ता जैसे जो जिस तरह की बात कहते हैं उस तरह से मैं अपनी बात समझा नहीं पाती हूँ। और मुझे अगर कहूँ तो सीधे सपाट शब्दों में ये बताने की जरूरत पड़ती है कि आपको करना क्या है। अगर आप ड्यूटी अपने देश के प्रति आपको आपका ड्यूटी डिस्चार्ज करना है तो आपको करना क्या है। मैं बहुत ज्यादा वो उस संदर्भ में मैं जब इसके विषय में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को एक निष्पक्ष और निर्भीक राय बनाने की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा ताकि हम लोग सब अच्छी सोच और अच्छी बातों को सिर्फ थियोरी में न डालकर उसको प्रैक्टिस में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में उसको लागू कर सकें, उसे कार्यान्वित कर सकें। इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि और एक दो टूक बात ये भी है कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ और है। तो ये एक सोच बदलने की जरूरत है समाज में
कि आप जो सोचते हैं उसको कम से कम उसका 10% भी तो इम्प्लीमेंट करिए। मैं उसको एक उदाहरण के तौर पे कहूंगी कि बहुत पहले मुझे किसी ने कहा था कि आपने लॉ क्यों पढ़ा, लॉ में तो कानून में तो सारे लोग झूठ बोलते हैं। हमने कहा, उस समय भी हमने कहा था और आज भी मैं इस बात को दोहराती हूँ कि अगर कानून अपना काम कर रहा है तो हर किसी को कानूनी रूप से अपना दायित्व भी निभाना है। यानी कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो गवाह अगर सच बोलेंगे, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही लिखा जाएगा, अगर पुलिस अपने उनके स्टेटमेंट्स को सही रिकॉर्ड करेंगे तो तभी आप उससे एक हर एक की ड्यूटी डिस्चार्ज होगी और उससे छनकर जो न्याय मिलेगा वो सही में न्याय मिलेगा। अब काफी, बल्कि सच पूछे तो मैंने भी अपने काफी अधिवक्ता के काफी टाइम निकलने के बाद मुझे पता लगा था कि अधिवक्ताओं का ये दायित्व है कि वो डिफेंस किसी एक्यूज्ड को ना बताएं। यानी कोई क्राइम करके आता है और एडवोकेट के पास जाता है तो उसके रूल के हिसाब से उसे उसका ये ड्यूटी बनता है कि उसको वो डिफेंड करे कोर्ट में या जहां भी मिलता है। लेकिन वैसा करने के दौरान उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो उसको डिफेंस बताए। और मैं एक संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैं एक जुडिशियल फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी के पास क्योंकि वो भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे तो उनके लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद वो जो ओपिनियन के लिए आए तो एक संस्था जिसका नाम लेना उचित नहीं होगा, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बॉम्ब ब्लास्ट से उसको उसकी हत्या कर दी गई थी। और जिस संस्था के ऊपर एलिगेशन लगा था वो ये ओपिनियन के लिए आए कि जज साहब अब आप ये बताइए कि मैं आपके पास ओपिनियन के लिए आया हूं और मैं अपना डिफेंस तैयार करना चाहता हूं, तो उस डिफेंस को तैयार करने के लिए मैं पुलिस से क्या लिखवाऊं, गवाहों से क्या लिखवाऊं, और यानी सारे डिफेंस को वो पूछने के लिए आया था। और मेरे पिताजी की स्मृतियां आज भी मेरे मन में वो उनका जवाब कौंधता है कि उन्होंने कहा, सो एंड सो महाशय आप ये तो मैंने जब हमारी 1 रुपए की भी प्रैक्टिस नहीं थी तब भी हमने डिफेंस बताने का काम कभी नहीं किया। और डिफेंस बताना एक क्राइम है अपने आप में। यानी कि अगर कोई क्राइम करके आता है तो निर्दोष को छुड़ाना आपका कर्तव्य है, लेकिन उसको आप डिफेंस बता दें तो डिफेंस बता करके फिर आप उसको बचाएं, ये एडवोकेट्स का कर्तव्य नहीं है। तो निचोड़ में मैं निष्कर्ष में ये कहना चाहती हूँ कि अगर अब जो ये बॉटम लाइन हमारे समझ से इस सब्जेक्ट के ऊपर आता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग, तो नेशन बिल्डिंग में क्वालिटी आएगी जब हम लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह बिल्कुल अपनी अंतरात्मा को हाजिर नाजिर जान करके अगर उसको करते हैं तो क्वालिटी नेशन बिल्डिंग में वो अपने आप वो कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए, एक भावना तो एक बात ही है कि भाई देश का आदर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। देश के प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन सोसाइटी में, समाज में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? एक तो उसका बहुत बड़ा महत्व है कि जब हम उसको थ्योरी में बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यानी आप अपने बच्चे को घर में बताते हैं कि माता पिता का आदर करो, बहनों का आदर करो, नारी का सम्मान करो, वो एक भाववाचक संज्ञा के अंदर उसका बहुत महत्व है, वह तो होना ही चाहिए। लेकिन जब स्थूल यथार्थ रूप में उसे एग्जीक्यूट करने की नौबत आती है, उसे कार्यान्वित करने की नौबत आती है, तो वहां मेरी समझ से हम लोग पिछड़ जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं जो हमारी ड्यूटी होती है। अब ये सबको अपने आप अंदर झांकना होगा कि मेरी क्या ड्यूटी, यानी जो मेरी ड्यूटी है मेरे दायरे में अगर मैंने वो कर दिया तो हम समझते हैं कि ड्यूटी के ऊपर वो ड्यूटी अपने आप हो जाता है। एक अभी मैं
क्योंकि मैं न्याय जगत से आती, मुझे थोड़ा सा स्वभाव से या अनुभव के हिसाब से कभी कभी थोड़ा कड़वा भी बोलना पड़ता है। तो अक्सर लगता है कि लोग निष्पक्ष राय नहीं रखते हैं। अक्सर लोग, और अब धीरे धीरे ऐसा आगे समय आता चला जा रहा है कि हम किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के एक राय रखते हैं। तो अगर वो ना करके हम जो सही बात है उसको सपोर्ट करें और जो गलत है उसको अपोज करें, तो शायद वो बहुत बड़ी ड्यूटी होगी। लेकिन धीरे धीरे अब एक कहते को, जैसे हमने शुरू में ही कहा, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो थ्योरी में एक बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में दूसरी। मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश तो होनी चाहिए कि कथनी और करनी में, लेकिन वो होता है। और यानी आप किसी इंस्टीट्यूशन को सुधारने के लिए अगर कोई काम करते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रावधान डालते हैं जो पक्षपातपूर्ण दिखता है, तो वो तो ड्यूटी नहीं हुआ। तो एक अंतरात्मा में हर किसी को झांक के देखना होगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज ही क्यों, जब से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, तो हमें वो सोचने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं। और ये जो हम लोग थियोरेटिकल कई बार बातें होती है, तो थ्योरी का तो अपना महत्व है, लेकिन थ्योरी, अगर हम थ्योरी जैसे महिलाओं के संदर्भ में ही अक्सर बात होती है कि महिलाओं को सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, परिवार का एक बैलेंस सोसाइटी में बनना चाहिए। लेकिन अगर अन्याय को आदमी सहता चला जाए, तो एक समय ऐसा आता है जो वो अन्याय का जो घड़ा होता है ना, उसमें से ब्लास्ट होने लगता है। तो हम लोगों को ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए जिसमें कि किसी तरह की एक ब्लास्टिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मुझे जितेंद्र जी ने आग्रह किया था कि मैं अंग्रेजी में ना बोलूं, तो हमने कहा भाई अब काम तो अंग्रेजी में करने की आदत रही है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप अंग्रेजी। हमने कहा नहीं, मुझे भाषा हमेशा दुविधा पैदा कर देती है, क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ, मातृभाषा मेरी हिंदी है और काम अंग्रेजी में किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रोजी रोटी की भाषा है। तो ये अपनी बातों को मैं कैसे आर्टिकुलेट ढंग से, आर्टिकुलेशन में कभी कभी बड़ी दिक्कत आ जाती है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं आज अपनी बात समाप्त करने के पहले यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो ड्यूटीज संविधान के प्रति, देश के प्रति, एक दूसरे के प्रति है, वो हम लोग तय करें कि जो हम अपने दायरे में, मेरी ड्यूटी है, वो क्या हम सही कर रहे हैं। अब तो उस समय एक अंतर्द्वंद आता है कि मान लीजिए कि अगर हम क्योंकि वकीलों के अधिवक्ता समाज के लिए कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं बार बार उसी उदाहरण पे ज्यादा जा रही हूँ कि आप एक रीजनेबलनेस की तरफ लोगों का ध्यान, कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये अगर उचित और अनुचित का ज्ञान हर किसी के अंदर एक न्यायाधीश की तरह से वो पनप जाए, तो मैं समझती हूँ कि ड्यूटी अपने आप विल बी टेकन केयर ऑफ जैसी बात हो जाएगी। तो मैंने सीधे सपाट ढंग से अपनी बात रखी है, और ये चर्चा छेड़ने के लिए और इस विषय का चुनाव के लिए मैं श्री जितेंद्र जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा विषय चुना है जो लोगों को आत्म मंथन के लिए और विचार मंथन के लिए निश्चित रूप से ही प्रेरित करेगी। और जब हम बार बार उसके विषय में सोचेंगे और स्थूल रूप से सोचेंगे, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का इन्फरेंसेस निकलता है। मैंने कई बार देखा कि जो
विदेशों में जो यूनिवर्सिटीज में अगर वो एडमिशन के लिए एसेज मांगते हैं तो वो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो कहेंगे, यानी आपने ये बोला तो क्या बोला और बोलने से फिर क्या निष्कर्ष निकला। तो मैं ये आह्वान करूंगी कि जब हम ड्यूटी के बारे में सोचते हैं तो हम सबको बहुत ही क्रिस्टलाइज वे में ये सोचने की जरूरत है कि एक्चुअली में हमारी क्या ड्यूटी है। यानी अगर ये कहेंगे कि भाई माता का आदर करो क्योंकि स्त्री का आदर होना चाहिए, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर महिलाएं सताई जाती हैं, अगर उनकी भ्रूण हत्या होती है और उनके साथ अन्याय होता है, तो उस समय सिर्फ हम भाववाचक संज्ञा में उसका तो निराकरण होता नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, उसके लिए तो संविधान हमारा इतना सशक्त है कि हम लोगों को इतने सारे अधिकार मिले हैं, पर अधिकार के साथ साथ ड्यूटीज में प्रोज एंड कॉन्स और कहाँ तक किस तरीके से हम उस ड्यूटी को निभा पाए, वो हम सबको मिल बैठकर अक्सर मंथन करना पड़ेगा। मेरा जितेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अक्सर मुझे इन्वॉल्व करते रहते हैं ऐसे कार्यक्रमों में और बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने तो क्या बोला नहीं बोला वो अपनी जगह, पर मैं बहुत कुछ सीख करके भी जाती हूँ और आज भी मुझे लगता है कि मैं सीख ही रही हूँ। और आज मुझे लगा कि भाई ये जो आड़ी तिरछी बातें हैं उसको कैसे आप बिल्कुल, तो कभी कभी सीधे सपाट ढंग से भी बोलना आवश्यक होता है। तो मेरी तो शैली ऐसी कि मैं सीधे ही सपाट ढंग में बोलती हूँ और उन्होंने सही बोला प्रियंका जी ने कि सीधे सरल शब्दों में ही मुझे अपनी बात रखने का इन्होंने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ढेरों शुभकामना। आप लोग इस व्रत में लगे रहें। गायत्री परिवार को तो परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो लगी हुई है और हम लोगों को उत्साहित और प्रेरित करती रहती है कि हम लोग भी कुछ अपने मंडेन अफेयर से निकल करके कुछ कहते हैं ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, वो विद्वानों की संगति में कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। तो मेरा बहुत सारे गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत मैं आदर प्रदर्शित करती हूँ। डॉक्टर मिश्रा साहब का, उन्होंने इतना ओजस्वी अपने वक्तव्य से हम सबों को आंदोलित किया है। निश्चय ही हम अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में इन सारी बातों से, इन सारी चर्चा से प्रेरित होते रहेंगे। बहुत सारी शुभकामना। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जजमेंट। और आपको आज के कार्यक्रम में हम सबको प्रेरणा देने के लिए भी, उत्साह भरने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर प्रणब पंड्या जी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की हम सब प्रार्थना करें कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों और अगले कार्यक्रम में वो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, तो मैं हमारे कार्यक्रम अधिवक्ता अभियान एडवोकेट्स कैंपेन फॉर थॉट रिवॉल्यूशन के एक मेंबर महेंद्र सिंह जी से वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहूँगा। उससे पहले आपको ये बताना आवश्यक समझूंगा कि जो कार्यक्रम ये चल रहे हैं, ये अभी तक हम 32 सैटरडे, आज 32वां सैटरडे है। एवरी सैटरडे वी आर टेकिंग ऑन सच प्रोग्राम्स डेली। जो सैटरडे वाले दिन हम इस कार्यक्रम को करते हैं और 4:30 से लेके 5:30 तक का रखते हैं, लेकिन आज क्योंकि आपको इनवाइट किया गया था तो थोड़ा समय का परिवर्तन किया गया
और हमसे गलतियां हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटी शुरुआत में आई, तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थना करता हूं सभी से। और अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे महेंद्र सिंह जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। जी, धन्यवाद सर। अधिवक्ता विचार मंच के आज दो बहुत ही लर्नेड और विद्वान वक्ता हमारे बीच में रहे, श्रद्धेय श्री वेद प्रकाश मिश्रा सर और सम्मानित ज्ञान सुधा मैडम, सुप्रीम कोर्ट की जज। आप दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छे विचारों से हम लोगों को आलोकित किया, और ये कहा जा सकता है कि अधिवक्ता विचार क्रांति का जो मंच है, इस मंच पे आज की जो भाषा आप लोगों की थी, आज का जो विषय आप लोगों का था, बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही अच्छे लेवल का, ज्ञान से भरा हुआ, तर्क तथ्य से भरा हुआ, समय के अनुकूल जो भी विषय आप दोनों लोगों ने रखा, बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही उच्च कोटि का रहा। जज मैडम के द्वारा 2-3 बातें बहुत ही अच्छे स्तर की गई, तो हमको ऐसा लगा कि सत्ता इनके मस्तिष्क में कनेक्टेड होके अपनी बात इनसे कहलवा रहे हैं। जैसे आपने कहा, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं कि मनुष्य साधना ना करे, उपासना ना करे, कुछ भी ना करे, वो एक साधारण मनुष्य, उपासना, साधना, आराधना, तपश्चर्या कुछ न करे, वो यदि केवल अपने कथनी और करनी में वो समानता ले आवे, तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उसके भीतर इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी कि उसकी कही गई बातें श्राप और वरदान के रूप में सत्य होने लगती हैं। कथनी करनी जो हमारी वाणी में हो, जो हमारे मन में हो, जो हमारी आत्मा में हो, अगर तीनों का समन्वय हो जाए तो पूज्य गुरुदेव के हिसाब से व्यक्ति बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली हो जाता है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। दूसरा, मैडम ने कहा, यदि व्यक्ति को उचित और अनुचित का अंतर पता हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छा काम करेगा, वो गलत रास्ते पर कभी नहीं जा पाएगा। इसके लिए उचित अनुचित का अंतर होने के लिए विवेक का जागरण, प्रज्ञा का जागरण होना आवश्यक है। विवेक और प्रज्ञा के जागरण में हम बहुत ज्यादा अध्यात्म के सूत्रों को यहाँ चर्चा में नहीं लाएंगे। जो आज का विषय है कि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की उन्नति में भारत के नागरिकों की क्या भूमिका, क्या रोल हो सकता है, तो हम कर्मों के हिसाब से, अपने व्यक्ति के कर्म से, आदमी की ड्यूटी से हम अपने विवेक का जागरण का क्या संबंध है, कैसे हम इसको साधा जा सकता है, इस बारे में निवेदन करना है कि हमारे बहुत ही सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब ने एक जगह पे लिखा है कि मनुष्य को इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार अपने कर्म से करना चाहिए, अपने काम से करना चाहिए। मनुष्य को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार भगवान से नहीं, अपने काम से करना चाहिए। यदि मनुष्य पूरे मन से अपने काम को पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से करेगा, तो उसका यह कार्य उसे सम्मान दिलाएगा, उसे प्रतिष्ठा दिलाएगा, उसकी आत्मा में शांति आएगी, उसका मन शुद्ध होगा, उसकी आत्मा निर्मल होगी, और सुख शांति और दुनिया की जितनी भी चीजों की कल्पना लोग करते हैं, वो सब उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए अब कलाम साहब के हिसाब से हम भगवान के स्थान पर यदि अपने कर्म को ही भगवान माने और पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म में लग जाएं, तो ये हमारा विवेक जग सकता है, उचित अनुचित का हमको अंतर मालूम हो जाएगा। क्योंकि जब हम कर्म में हमेशा ही लगे रहेंगे तो हमारे मन में खराब बातें, अनुचित विचार नहीं आएंगे। और ऐसे निरंतर कर्म करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे लगातार अनुसंधान में जो लगे हुए लोग हैं, इनको पहले जमाने में इसीलिए ऋषि कहा जाता था। जड़ी बूटियों की खोज करने वाले और हवन सामग्री की खोज करने वाले और ज्योतिष की खोज करने वाले, अणु की खोज करने वाले हमारे ऋषि थे, जो निरंतर काम में लगे रहते थे। 18-18, 20-20 घंटे वो निरंतर काम में लगे रहते थे। उनकी आत्मा पवित्र थी, जन कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित था।
वो उच्च कोटि का उनका कर्तव्य था, जो आज हमारे आपके जीवन में आना चाहिए। यदि हम कर्तव्यों पर आरूढ़ रहेंगे तो व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा और भीतर न्याय अन्याय का अंतर स्वयं ही व्यक्ति को पता लगना चालू हो जाएगा। इस मंच के आज हमारे जो दो वक्ता थे बहुत ही उच्च कोटि के थे, बहुत ही अच्छे विषय का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया। और सर मिश्रा सर, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर और मैडम ज्ञान सुधा जज साहब ने एक एक शब्द, एक एक अक्षर ऐसा चुन चुन करके हमारे मंच पे आज आपने प्रस्तुति दिया, ऐसा चुन करके जैसा माली श्रीमद् भागवत में सुंदर सुंदर फूलों को छांट बीन करके चुन करके चढ़ाता है भगवान के चरणों में, उसी तरीके से इस मंच से एक एक अक्षर आपने बहुत ही अधिवक्ताओं के कल्याण में, समाज के कल्याण में, क्योंकि आप सर्वोच्च संस्था की जज रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और देशों के पक्षी यहाँ पर बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के धर्म है, संस्कृतियां है, भाषा है, प्रांत है। जितनी विविधता, जितना प्रकार यहाँ पर दुनिया में कहीं भी नहीं है। और यहाँ का संविधान उतना ही जटिल है, उतना ही जो है बड़ा है, उतना ही विस्तार लिए हुए है। और उस संविधान के अंदर लंबे समय तक आपने वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पे बैठ के देश के बड़े बड़े मुकदमों को आपने निपटारा किया। इसलिए निश्चित रूप से जो आपका अनुभव है इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने का, उसका लाभ आज इस मंच के सारे सम्मानित सदस्यों को प्राप्त हुआ और इसको देखने वाले बहुत सारे लोगों को प्राप्त होगा। तो मैडम से हमारा ये निवेदन है कि आगे भी जब ये कार्यक्रम हो तो अपनी कृपा दृष्टि यहाँ बनाए रखें। और श्री जितेंद्र सर जो इस कार्यक्रम के फाउंडर मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, आपका प्रारंभ किया हुआ ये विचार मंच दिनों दिन तीव्र गति से उत्तरोत्तर अपने प्रगति की तरफ विस्तार लेता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी विभूतियां, राष्ट्रीय विभूतियां, अंतर्राष्ट्रीय विभूतियां इस मंच पे धीरे धीरे आ रही हैं। इस मंच का भविष्य उज्जवल है। इसके साथ में हमारे बहुत समय से साथ निभाने वाले श्री बीपी सिंह बघेल सर, सीएल वर्मा सर, आरपी सिंह सर, संजय जी, और हम कई लोगों का नाम नहीं जान रहे हैं। ऐसे सारे हमारे इस अधिवक्ता विचार मंच के सम्मानित सदस्यों का बहुत ही हाथ जोड़कर, उनके पैर छूकर बहुत सम्मानित प्रणाम आपको। और आज के इस शानदार कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि हमारे मंच पे इंटरनेशनल लेवल की आज अथॉरिटी थी, इंटरनेशनल लेवल के जानकार विद्वान थे, जिनके ज्ञान आभा से हम सभी आलोकित हुए और इसको देखने वाले सारे लोग आलोकित होंगे। इसी के साथ में अब हम श्रद्धेय श्री जितेंद्र सर से निवेदन करेंगे कि आगे का कार्यक्रम वो बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे ग्रुप की गतिविधियों के बारे में सबको बताया। अभी रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय डॉक्टर विनय हजारे जी और उनकी मिसेज डॉक्टर मिसेस पुष्पा हजारे कि वो शांति पाठ के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। सभी को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी तथा आदरणीय ज्ञान सुधा जी मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आइए अभी हम कार्यक्रम का समापन शांति पाठ से करते हैं। तब हमारे साथ जुड़े। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, नमस्कार।